नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी चर्चा और आपके साथ मैं हूं अखिलेश शर्मा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए युवाओं से लेकर महिलाओं तक और प्रभु राम से लेकर बहना तक सियासत की नज़र हर एंगल पर है। चुनावी चर्चा में मध्य प्रदेश का हाल जानेंगे। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी भोपाल में हमारे साथ हैं और छत्तीसगढ़ का सियासी हाल बताएंगे जुल्फिकार। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहला बहना पर। आज जो सियासी फोकस दिखाई दिया है, आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव से पहले आधी आबादी को यानी महिलाओं को साधने के लिए एक बार फिर बड़ा दांव चला है। सावन में 450 रुपये सिलेंडर की सौगात के साथ 10 सितंबर से लाडली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं को अब 1000 रुपये की जगह 1250 रुपये दिए जाएंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री बेटियों के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण का वादा कर चुके हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक के बाद एक घोषणाओं की झड़ी लगा रहे हैं और आज रक्षाबंधन के पवित्र अवसर पर भी उन्होंने अपनी ओर से बधाई भी दी है और साथ ही बहनों को यह भी कहा है कि 10 सितंबर का वो इंतजार जरूर करें, क्योंकि बताया गया है कि उस दिन कई बड़ी घोषणाएं लाडली बहना योजना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर सकते हैं। आज भी ये बताया गया है कि कई सौगात दी गई है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से और चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक भी ऐसा लग रहा है कि दल जो है पीछे नहीं रहना चाह रहा है, अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहा है महिलाओं को लुभाने के लिए, उनके वोट को पाने के लिए। और वैसे आपको बता दें कि रक्षाबंधन के अवसर पर राजनीति भी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने अपने ट्वीट में लिखा है कि भाई बहन के पवित्र प्रेम के पर्व रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। इस रक्षाबंधन पर बहनें झूठे वादों का बंधन तोड़ दें और सच्चे विश्वास की राखी बांध लें। आज रक्षाबंधन पर मैं बहनों को वचन देता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और उनसे किए गए सारे वादे पूरे किए जाएंगे। कमलनाथ ने 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने, 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त और 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ करने का वादा भी किया है। तो हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं, जुल्फिकार रायपुर से और अनुराग द्वारी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अनुराग, आपके पास ही आऊँगा। जिस तरह से आज हम देख रहे हैं रक्षाबंधन का पावन पर्व है, आधी आबादी को अपने पाले में लाने के लिए चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। आज भी हमने यहाँ दिल्ली के अखबारों में देखा, मध्य प्रदेश सरकार के बड़े बड़े विज्ञापन यहाँ पर छपे हुए हैं और जिस तरह से एक के बाद एक घोषणाएं की जा रही हैं। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा भी कि 10 सितंबर तक बहनें इंतजार करें, एक बार फिर से उनके लिए बड़ी सौगात लेकर के आए हैं। और वहीं कमलनाथ ये कह रहे हैं कि झूठे वादों पर भरोसा ना करें बहनें। तो बहनों पर ही सबसे ज़्यादा फोकस आज राखी पर दिखाई दे रहा है और हम ये भी देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में चाहे एक के बाद एक झड़ी लगाने की बात हो या उनका काउंटर करने की बात हो, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पीछे नहीं रहना चाहते। बिल्कुल अखिलेश जी, और अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री अगर कहीं आयोजन में जाते हैं और महिलाओं को संबोधित करते हैं तो एक गाना गाना वो नहीं भूलते। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हज़ारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। ये पूरा गाना इसलिए मैंने दोहराया क्योंकि अगर आप देखें और चुनाव आयोग के आंकड़ों को देखें तो मध्य प्रदेश में लगभग 5.25 करोड़ के आसपास वोटर हैं और 1962 के बाद ऐसा पहली दफ़े हुआ है जब लगभग महिला और पुरुष वोटर बराबर आ गए हैं। 2 करोड़ 32-35 लाख के आसपास महिला वोटर हैं। आपने शुरुआत की लाडली बहना योजना से, तो आप देखिए कि लाडली बहना योजना में ही 1 करोड़ 25 लाख थी हितग्राही, अब लगभग 1 करोड़ 30 लाख के आसपास हितग्राही हैं। यानी जो महिला वोटर हैं उसका एक बहुत बड़ा चंक अब लाडली बहना योजना का हितग्राही है। जब प्रियंका गांधी नर्मदा पूजन करने आई थी जबलपुर और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि आज मैं आपको 6 गारंटी देने आई हूँ, 6 गारंटी। आजकल कांग्रेस की तरफ से एक नंबर दिया गया है जिसमें आप फ़ोन कीजिए तो एक आवाज़ आती है कि मैं आपको 6 गारंटी दे रहा हूँ, लेकिन बीजेपी ने क्या किया, उसमें से एक करके 4 गारंटी छीनने का काम किया। मसलन बीजेपी ने शुरुआत की लाडली बहना योजना से, जिसमें वो 1000 रुपये प्रति माह देती थी।
कांग्रेस काउंटर लेकर आई कि अगर उनकी सरकार बनी तो 1500 रुपये नारी सम्मान योजना में देंगे और इसके लिए बाकायदा फॉर्म्स भी भरवाए जाने लगे। इसके फ़ौरन बाद बीजेपी ने क्या किया, शहर भर में, भोपाल में अगर आप घूमेंगे तो आपको पोस्टर पटे पड़े मिल जाएंगे जिसमें ये लिखा गया है कि ये रकम 3000 तक जाएगी। 4 दिनों पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सिंगल क्लिक से आपके खाते में 250 रुपये और ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। यानी अब लाडली बहना योजना के तहत जो रकम मिलती है वो 1250 रुपये है। और हमारे सूत्रों ने हमें बताया है कि चुनाव से पहले इस रकम को 1500 रुपये या 2000 रुपये प्रति माह भी मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार कर सकती है। दूसरी बात कांग्रेस ने कही कि 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। सावन खत्म होने तक ये ऐलान किया गया बीजेपी की तरफ से कि हम 450 रुपये में सिलेंडर देंगे गरीब महिलाओं को, और बाद में ऐसी कोई योजना बनाएंगे जिससे ये परमानेंट यानी स्थिर हो जाए। तीसरी बात उन्होंने कही थी कि जो निशक्त जन हैं, जो दिव्यांग हैं, उनको जो पेंशन है वो लगभग 1000 रुपये दी जाए। बीजेपी ने इसे फ़ौरन कर दिया। तो इस तरह आप देखेंगे कि एक के बाद एक लगभग 4 ऐसी योजनाएं हैं जो कांग्रेस की तरफ से काउंटर दी जा रही थी। बीजेपी ने उसमें पासा पलटा क्योंकि यहाँ पर उनकी ये योजनाएं हैं। महिलाओं पर बहुत बड़ा फोकस है। आप देखेंगे कि जब से चौथी दफ़े शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने हैं, लगभग हर सरकारी आयोजन से पहले कन्या पूजन होता है। ऐसे ढेर सारे प्रतीक हैं जिसमें महिलाओं को मान सम्मान, क्योंकि एक बड़ा वोटर वर्ग रहा है मध्य प्रदेश में, ख़ास करके बीजेपी के लिए महिलाओं का, तो उसको साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। वहीं कांग्रेस को भी पता है कि ये बड़ा वोटर वर्ग बीजेपी का है, तो उसको छीनने के लिए वो भी लगातार कोशिश कर रही है। और जो दावे किए जा रहे हैं उसके उलट कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी झूठ बोलती है। अखिलेश जी। अनुराग, एक प्रश्न ये भी है कि ये जानकारी भी मिली है कि जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है, महिलाओं का जो हिस्सा है मतदान में वो लगातार बढ़ रहा है। तो यानी जो महिलाओं की भागीदारी है लोकतंत्र के इस महाउत्सव में वो भी लगातार बढ़ रही है और वो अपने अधिकारों को लेकर अधिक जागरूक दिखाई दे रही है। तो ऐसे में ये कितना असर डालेगा, क्योंकि जब महिलाओं की वोटों में संख्या बढ़ती है, मतदान में संख्या बढ़ती है, तो परिणाम पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। बिल्कुल, और इसीलिए मैंने अपनी बात की शुरुआत ही इससे की थी अखिलेश जी कि 1962 के बाद से ये पहला मौका है कि मध्य प्रदेश में लगभग 5-5.25 करोड़ वोटर हैं, जिसमें महिला वोटरों की तादाद 2,32,33 लाख हो गई है। यानी लगभग वो पुरुष वोटरों के बराबर हैं। और ऐसे में अगर 1.25 करोड़ या 1,30 लाख हितग्राही जो सीधे तौर पर, आप देखिए जो ये योजना बनी थी लाडली बहना योजना, ये देश भर में शायद पहली अपनी ऐसी योजना है जिसका क्रियान्वयन मात्र 100 दिनों में हुआ था। आंधी तूफान की रफ्तार से इसमें काम हुआ और आपको ये जानकर हैरत होगी कि मात्र 40 से 50 लोगों की टीम ने ये आधार इनेबल्ड है, यानी जो हितग्राही हैं, जो लक्षित हितग्राही हैं, उनके खातों में ही पैसा गया है। और इसमें जो गलतियां हुई हैं या जो क्रियान्वयन हुआ है वो 98.5% से ज़्यादा हुआ है। आप पूरे प्रदेश में घूम जाइए, आपको यदा कदा ही कुछ ऐसी महिलाएं मिलेंगी जो ये कहेंगी कि उनके खातों में पैसा नहीं आया, किसी और के खाते में चला गया। लेकिन ये भी इसलिए हुआ क्योंकि उनका खाता किसी और मोबाइल नंबर से लिंक था। तो इतने बड़े मास स्केल पर, इतने बड़े स्केल पर किसी योजना का क्रियान्वयन 100 दिनों में, और इसलिए भी किया गया क्योंकि बीजेपी को स्पष्ट पता है कि इस योजना से उसका फ़ायदा क्या होगा, लक्षित हितग्राही क्या उसको लक्षित फ़ायदा दे पाएंगे चुनाव में। इसलिए इस योजना को आनन फानन में 100 दिनों के अंदर शुरू किया गया। लेकिन अच्छी बात ये रही कि कम से कम जो हितग्राही हैं उनके खाते में भी पैसा जा रहा है जी। और अब चाहे जिसकी भी सरकार आए, सरकार के पास एक डेटाबेस है जिसमें उस हितग्राही का सब कुछ चिन्हित है, तस्वीर के साथ, मोबाइल नंबर के साथ, आधार के साथ, बायोमेट्रिक्स के साथ। यानी अब उसके खाते में पैसा जाने में कम से कम कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ऐसी कोई शिकायत नहीं आएगी कि पत्नी का पैसा पति के खाते में था, उसने शराब पी ली, या पत्नी के खाते का पैसा पिता के पास गया, भाई के पास गया, किसी और रिश्तेदार के पास गया और उसने उसका कुछ बेजा इस्तेमाल कर लिया। वो पैसा हितग्राही के खाते में ही आएगा और उसके बाद वो चाहे तो अपने परिवार या किसी और रूप में उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन यहाँ एक बात और देखने वाली है अखिलेश जी, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी बड़े बड़े दावे कर रही है। ये एक और बात है कि जिन जिन राज्यों में जिसकी सरकार होती है वो उसको जन कल्याण और बाकी को रेवड़ी बताता है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति आज की तारीख में 41,000 रुपये का कर्जदार है। राज्य का जो कर्जा है वो लगभग 3,70,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुँच गया। और आज की तारीख में हर दिन
लगभग हर महीने लगभग 25,000 करोड़ की ज़रूरत हो रही है सरकार को राज्य चलाने में, और अगर ये 3,000 रुपये सरकार देने लगी तो सिर्फ 45,000 करोड़ रुपए उसको लाडली बहना योजना के लिए लगने वाले हैं। तो ऐसे में प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या होगी, ये सोचा जा सकता है। बिल्कुल अनुराग, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जो हम राखी की बात करें, रक्षाबंधन के पावन पर्व की बात करें, तो आज एक इससे जुड़ी खबर वहाँ से भोपाल से भी आई है, जहाँ पर कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बहनों को राखी की शुभकामनाएं दी हैं। BCLL की बस में जो महिलाएं यात्रा कर रही थी उन्होंने मिठाई बांटी, मिठाई बांटकर शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि आज BCLL की बसों में महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा का प्रबंध मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किया गया है। पिछले 2 वर्षों से हर रक्षाबंधन के त्यौहार पर महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा वहां पर दी जाती है। ठीक है, चलिए बहुत बधाई आपको, राखी की बधाई। और फिर से सियासत की खबर पर लौटते हैं। मध्य प्रदेश में आपको बता दें कि बीजेपी 5 जगहों से जन आशीर्वाद यात्रा शुभारंभ इसका करने जा रही है। विंध्य, महाकौशल, मालवा, ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड से यात्रा की शुरुआत होगी। आपको बता दें कि चित्रकूट से 3 सितंबर को बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा यात्रा का शुभारंभ करेंगे। पहले गृहमंत्री अमित शाह को करना था, लेकिन बाद में कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। साथ ही गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शुभारंभ करेंगे। अलग अलग दिनों पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी यात्रा का शुभारंभ करेंगे। कहां कहां से निकलेगी यात्रा, एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। विंध्य क्षेत्र के चित्रकूट से पहली जन आशीर्वाद यात्रा निकलेगी। 3 सितंबर को कामता नाथ से यह यात्रा शुरू होगी। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। ये निवाड़ी होते हुए भोपाल पहुंचेगी। दूसरी यात्रा महाकौशल के मंडला से होगी। ये 5 सितंबर को प्रारंभ होगी। गृह मंत्री अमित शाह इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये जबलपुर होते हुए भोपाल पहुंचेगी। वहीं तीसरी यात्रा इंदौर संभाग के खंडवा से शुरू होगी। 6 सितंबर को धूनी वाले बाबा का आशीर्वाद लेकर यात्रा प्रारंभ होगी। इसका शुभारंभ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करने जा रहे हैं। चौथी यात्रा मालवा के नीमच से शुरू होगी 4 सितंबर को, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका शुभारंभ करेंगे। 5वीं यात्रा ग्वालियर चंबल के श्योपुर से शुरू होगी। इसे गृह मंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखाएंगे। तो अनुराग हमारे साथ बने हुए। अनुराग, खास बात यह है इन तमाम यात्राओं की कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो अभी तक के चुनावों में यात्रा का चेहरा होते थे, यात्रा की कमान संभालते थे, अब वो उन अन्य नेताओं में से एक होंगे जो इस यात्रा में रहेंगे। अन्य नेता जो है उनकी बात करें तो वो चाहे प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा हो, या फिर नरेंद्र सिंह तोमर हो, या फिर कैलाश विजयवर्गीय हो, इन्हें कमान दी गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कमान दी गई है। तो जितने बाकी लोगों को दी गई है, वैसे शिवराज जी को दी गई है। तो पार्टी ये संदेश दे रही है कि हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। देखिए, मैं अखिलेश जी इसको दूसरे तरीके से भी देखता हूं, क्योंकि अगर आप पिछले 3 सालों में शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल देखें तो कोई ज़िला ऐसा नहीं है प्रतिदिन या प्रति हफ्ते, कोरोना के वक्त में भी, जब वो इन ज़िलों में नहीं गए हों। वो हर रोज़ सुबह सुबह हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं, किसी ज़िले में जाते हैं, वहाँ संबंधित विभागों की या वहाँ के ज़िलों की समस्याओं को सुनते हैं, वापस लौट आते हैं। तो पिछले 3 सालों में बहुत कम ऐसे मौके आए हैं जब वो भोपाल से बाहर नहीं रहे हों या इन ज़िलों का दौरा नहीं किया हो उन्होंने, और इससे पहले भी लगातार कई दौरे वो करते रहे हैं। तो ऐसे में जब चुनाव का वक्त आ गया है, 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा की लंबी यात्रा करनी है, 17-18 दिनों तक यात्रा चलेगी, और जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री है तो उनके पास राज्य का भी जिम्मा है और साथ ही साथ पार्टी को संभालने का भी जिम्मा है। आप बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि जो सामूहिक नेतृत्व की बात है, क्योंकि जब बीजेपी दफ्तर में कुछ दिनों पहले 3 विशाल कटआउट लगे थे, उसमें भी शिवराज सिंह चौहान नहीं थे। लेकिन क्या इसको इस रूप में देखा जाए कि शिवराज सिंह चौहान की महत्ता को या उनकी अहमियत को बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व कमतर करके देख रहा है? तो मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। बड़ा प्रदेश है, बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि बार बार जो एंटी इनकम्बेंसी है 20 सालों की लगभग, क्योंकि 1.5 सालों के लिए कांग्रेस आई थी, फिर कोरोना का वक्त आ गया, उस वक्त पूरे देश की, प्रदेश की जनता ने अलग अलग तकलीफ़ों को सहा है। तो इस बार के चुनाव में पार लगाना एक बड़ी चुनौती होगी, और ऐसे में इसीलिए तमाम ऐसी योजनाएं हैं, चाहे जन आशीर्वाद यात्रा हो, चाहे विजय संकल्प यात्रा की बात कही गई हो, तो तमाम ऐसी यात्राओं के जरिए भी बीजेपी चाह रही है कि वो घर घर पहुँचे और जो नाराज़ कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, उनको भी मनाने की कोशिश करें ताकि मतदान में इसका प्रतिसाद उनको मिले। शुक्रिया अनुराग, आपका इस तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए। बेहद दिलचस्प जानकारी आपने वहाँ से दी है। हम चुनावी चर्चा में फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम अपने सहयोगी जुल्फिकार के पास भी चलेंगे, रायपुर।
और बात मध्य प्रदेश की करते हैं। वहां पर शिवपुरी जिले की करेरा सीट से कांग्रेस के विधायक प्रागीलाल जाटव पर 2 शादियां करने का आरोप लगा है। उन पर चुनाव में गलत शपथ पत्र देने का भी आरोप है। इस मामले में हाईकोर्ट में एक याचिका भी दर्ज की गई है। चुनाव आयोग से भी जल्द सुनवाई के निर्देश देने की मांग की गई है। विधायक प्रागीलाल जाटव उपचुनाव जीतकर विधायक बने हैं। तो इस मामले में याचिका दर्ज की गई है और ये कहा गया है कि ये गलत शपथ पत्र उन्होंने चुनाव में दिया है। चुनाव आयोग से भी ये कहा गया है कि वो इस मामले में जल्द सुनवाई के निर्देश दे। आपको बता दें कि प्रागीलाल जाटव जो है वो उपचुनाव जीत करके विधायक बने हैं। और अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। सत्ता की राह पाने के लिए कांग्रेस वहां पर राम वन गमन परिपथ पर चल रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चंपारण में आयोजित रामायण महोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे। यहां उन्हें राम वन गमन पर्यटन परिपथ के तहत बने भव्य भगवान राम की विशाल प्रतिमा का अनावरण उन्होंने किया। कार्यक्रम की शुरुआत राजगीत और हनुमान चालीसा पाठ के साथ की गई। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंच से इशारों ही इशारों में एक बार फिर से सरकार बनाने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार हर महीने बेरोजगारों, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी न्याय योजना के तहत खातों में पैसा डालने के लिए बटन दबाती है। अब आप लोगों को हमारे लिए 5 साल में एक बार बटन दबाना है। चल सकते हैं अपने सहयोगी जुल्फिकार के पास। तो सीधे तौर पर चाहे बात राम वन पदगमन की हो रही हो, लेकिन बात साथ साथ चुनाव की भी हो रही। जुल्फिकार कह रहे हैं कि हम तो आपके लिए हर बार बटन दबाते हैं, आपको 5 साल में केवल एक ही बार बटन दबाना है। बिल्कुल अखिलेश जी, छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं और जैसा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में है राम वन गमन पथ, तो इससे सरकार ने विकसित करने के पूरे कोशिश की और योजनाओं को संचालित करने किया और जमीन पर काम करने की कोशिश की। क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चल रही है, क्योंकि ऐसा कोई भी मौका भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ना जाए जिससे कांग्रेस को नुकसान हो जाए। तो कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ी अस्मिता के साथ काम किया है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ाने का काम किया। छत्तीसगढ़ के स्थानीय खेल हो और चाहे नृत्य हो, जितनी भी स्थानीय चीजें हों, उन्हें राष्ट्रीय स्तर को पहचान दिलाने की कोशिश की है। तो ये कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व का जो एजेंडा है उसे लेकर आगे बढ़ने की कवायद कांग्रेस की है। चाहे वो राजधानी रायपुर से लगे हुए कौशल्या माता मंदिर का जीर्णोद्धार हो और इसके सूर्य नारायण में मंदिर का निर्माण हो, तो ये तमाम जगहें जो है राम वन पदगमन क्षेत्र में जितनी भी जगहें आती हैं जहां से भगवान राम गुजरे थे, उन तमाम जगहों का विकास किया जा रहा है ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य मुद्दा है राष्ट्रीय स्तर पर भगवान राम, तो इसे छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से कांग्रेस की सरकार ने कमजोर करने की कोशिश की है। स्थानीय मुद्दे को भी उठाया और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा मतदाता है छत्तीसगढ़ में किसान, तो किसानों को लेकर सरकार ने योजनाएं शुरू की। किसानों का कर्ज माफ किया गया। छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए धान की खरीदारी करने का जो वादा किया गया था उसे पूरा किया गया। तो इस तरीके से अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी चुनावी माहौल में शुरू से जैसे ही सत्ता में आई है उसके बाद से जो वादे किए उनमें काम करना शुरू किया। हालांकि बहुत सारे ऐसे वादे हैं जिन्हें पूरी तरीके से पूरा नहीं किया गया, लेकिन किसानों के हित में काम हुए हैं, ये लोगों भी मान रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस चीज को मानने को तैयार हैं। तो ऐसे में चुनावी सरगर्मियां हैं तो किसान सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ में मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी का जो सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा है उसे छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने पूरी तरीके से कमजोर किया है। तो आने वाले वक्त में मुश्किल से अखिलेश जी 2 महीने का चुनाव का समय बचा है, तो ऐसे में कांग्रेस की अपनी तैयारी और भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के अपने एजेंडे हैं कि सरकार पर सीधे तौर से आरोप लगा रही है कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार हुआ है और यही वजह है भारतीय जनता पार्टी करी कि छत्तीसगढ़ में ईडी की रेड पड़ रही है और ईडी की रेड मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबियों के घर में भी पड़ रही है और इसके साथ साथ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके यहाँ पे ईडी की रेड। बिल्कुल जुल्फिकार, तो आप कह रहे हैं तब सॉफ्ट हिंदुत्व की बात की जा रही है, लेकिन कुछ दूसरे मुद्दे भी हैं जो काफी प्रमुख हैं, चाहे रोजगार का हो चाहे शिक्षा का हो। और जो हमारी अगली खबर है इसी मुद्दे से जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ में चल रही सहायक शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग प्रक्रिया में बीएड डिग्रीधारियों को भी मौका मिल सकता है। भर्ती परीक्षा में शामिल करीब 1 लाख बीएड डिग्रीधारियों को फिर से सहायक शिक्षक बनने की उम्मीद जागी है।
सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से अंतिम फैसला आने तक बीएड वालों को भी काउंसलिंग में शामिल करने का आदेश दे दिया है। सहायक शिक्षक के 6,285 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। तो जुल्फिकार, ये कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वो मांग है जो लंबे समय से उठाई जा रही थी और अब सरकार ने इस पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। ये चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है, क्योंकि रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ सरकार रोजगार देने की कोशिश कर रही है, ये कांग्रेस का दावा है। लेकिन आरक्षण का विषय काफी लंबे समय तक चला। अभी असिस्टेंट जो टीचर्स हैं उनकी भर्ती को लेकर जो प्रक्रिया शुरू हुई, उसमें बीएड को लेकर जो संशय उठा था, उस पर जो कोर्ट का निर्णय आया, उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया, तो उसके बाद से स्थिति साफ हो गई है और इस पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो ऐसे में सरकार जो भर्ती कर रही है, तो उससे आने वाले वक्त में कांग्रेस को फायदा जरूर होना है, क्योंकि रोजगार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बीते 2 से 3 सालों से छत्तीसगढ़ में भर्ती पर कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से रोक लगती रही है, आरक्षण का मसला रहा हो या और कोई भी वजह। तो ऐसे में अभी शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, तो इससे निश्चित तौर से आने वाले वक्त में कांग्रेस को फायदा होने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन चुनावी साल है और चुनाव के पहले बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं और उनका आंदोलन जारी है, सरकार से अपनी उनकी मांगे हैं। अब देखने वाली बात यह है कृष्ण जी कि जो नाराज वर्ग है, कुछ वर्ग तो सद रहे हैं, युवाओं को रोजगार की बात कर रहे हैं, तो 5,500 लोगों को शिक्षक यहाँ पे बना दिया जाएगा, उनकी भर्ती हो जाएगी चुनाव के पहले। लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ग भी हैं जो सरकार से नाराज चल रहे हैं, जिसका खामियाजा आने वाले वक्त में सरकार को भी भुगतना पड़ सकता है। लेकिन कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की भी अपनी तैयारियां हैं। बिल्कुल, तो रोजगार हो चाहे शिक्षा हो, ये मुद्दे भी हैं जो लोगों की रोजी रोटी से जुड़े हुए हैं और जिन पर चुनावी चर्चा में जाहिर सी बात है कि चर्चा होना बहुत जरूरी है। जुल्फिकार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और चुनावी चर्चा में आज इतना ही। देखते रहिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल।